हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने ब्रह्मांड से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, जो जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है, वहाँ से जो नोट्स बनाया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा यूपीपीसीएस टारगेट के लिए। हमने सीरीज़ चलाया हूँ, रिवीजन सीरीज, और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो उसके नोट्स हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें दे रखा है। यदि उतना ही कर लेते हैं तो आप उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि अगर आएगा भी, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, तो आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आपका सिलेक्शन शुरू होगा। तो उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए हमने कल पहले वीडियो में देखा था ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, आज उससे आगे देखते हैं क्या है। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि रक्तदानों कैसे बनता है, किस तरह से गैलेक्सी का निर्माण होता है, गैलेक्सी में कौन कौन से उसकी भुजाएँ होती हैं, चाहे उसकी वृद्धावस्था व्यवस्था भुजा हो, या युवावस्था भुजा हो, या फिर उसके जो भ्रूणावस्था भुजा है, जहाँ से कोई जो नेबुला होती है, नेबुला से फिर एक तारे का जन्म होता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, वो मध्य मंडल में अंतर्गत आता है, युवावस्था का अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। तो हमारे जो तारे का सूर्य का जो समय है वो करीब 9 से 10 बिलियन वर्ष पहले माना जाता था, इसकी उत्पत्ति हुई है सोलर सिस्टम के हमारे। ठीक है, तारे बनने का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है? जो निबला होता है, निबला के बाद फिर वो प्रोटोस्टेयर स्टार में आता है, फिर धीरे धीरे एक तारे का निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, सबसे पहला अवस्था होती है प्रोटोस्टार का। ठीक है, इसके बाद एक तारा बनता है, तो ये स्थिति होती है। तो इस तरह के जैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी किस तरह की है, मंदाकिनी हमारी जो है, मंदाकिनी में हमारा सोलर सिस्टम है, तो इस तरह की होती है, ये इस तरह की। ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे जो मोटिन होती है इस तरह के, तो यहाँ पे होता है इसका केंद्र। ठीक है, तो ऐसे भुजाएं होती हैं। ठीक, एक भुजा होगी, ये 2 भुजा होगी, ये 3 भुजा होगी। यहाँ पे ही नेबुला होता है, यहाँ पे तारे का जन्म होता है, धीरे धीरे तारे, फिर यहाँ पे युवावस्था, फिर धीरे धीरे आकर यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो तारों का जब जन्म होता है तो यहाँ स्टार्ट होती है। तो हाइड्रोजन हीलियम बनने का जो प्रोसेस होता है यहीं से स्टार्ट होती है। तो जो एक तारा होता है वह उसमें गैसीय पिंड होता है, जब नेबुला अवस्था होती है उसमें बादल के आकार का होता है, और बादल के आकार होने के कारण से हाइड्रोजन हीलियम की उसमें मात्रा होती है, संलयन क्रिया होती रहती है, तो धीरे धीरे तारे का जन्म होता है, तो सोलर सिस्टम बनता है। इस तरह से हमारे पास कई बहुत हज़ारों लाखों तारे हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो होता है यहाँ पे बल्ज क्षेत्र बोलते हैं इसको। बल्ज मतलब केंद्र जो भाग होता है किसी भी स्टार गैलेक्सी का। ठीक है, यहीं पर होता है आपका ब्लैक होल होता है, न्यूट्रॉन तारा यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये कैसे प्रोसेस होती है हमने बात किया कि अगर तारों का जन्म किस तरह से, अगर हमारे सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम अगर उसके सूर्य के द्रव्यमान से अगर कम है या उसके बराबर है, तो क्या होगा कि उसकी अवस्थाएं जो होगी, तारे का जो विनाश होगा वो कैसा विनाश होगा, वो रेड जाइंट होगा। रेड जाइंट के बाद फिर वो वाइट डॉर्फ, फिर वो ब्लैक डॉर्फ, फिर धीरे ठंडा होकर ख़त्म हो जाता है। और जब ये 1.44 सोलर के द्रव्यमान से 1.5 गुना ज़्यादा हो, सौर द्रव्यमान से, जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना ज़्यादा हो, तो वो कौन सी अवस्थाएं होती है? फिर वहाँ पे सुपरनोवा प्रोसेस होता है। सुपरनोवा के बाद फिर वहाँ पे न्यूट्रॉन तारा बनता है, या तो फिर वो ब्लैक होल की घटनाएं होती हैं। इस तरह के न्यूट्रॉन तारा बनने के लिए 3 गुना सौर द्रव्यमान के 3 गुना कम है न्यूट्रॉन तारा, 3 गुना ज़्यादा है तो ब्लैक होल में जाकर समाहित हो जाता है। इस तरह के विनाश होता है तारों का। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें देखते हुए हमने देखा था। विकास के मुख्य अवस्था से निकल के तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। इसमें वही सारी बातें जो हमने बताया कि कौन वृद्धावस्था, जो केंद्र वाला स्थित होता है, बल्ज वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे। ठीक है, सुपरनोवा प्रोसेस होता है, ये रेड जाइंट अवस्था होती है। रेड जाइंट के बाद फिर आपका ब्लैक डॉर्फ अवस्था होती है, फिर वाइट डॉर्फ, फिर ब्लैक डॉर्फ होती है, लास्ट में होता है या न्यूट्रॉन तारा बनता है या कृष्ण बीवर ब्लैक होल बनता है। इसका प्रोसेस हमने बता दिया कितने कितने सूर्य सदृश छोटे तारे रक्तदानों का अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरीय द्रव्यमान के 1.44 गुने से सीमा के अंदर होता है तो कैसा तारा होता है? ये आपका श्वेत बेमन बनते हैं, वाइट डॉर्फ बनते हैं। अगर इससे यही 1.44 सौर द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर ये वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। इनको
खगोलिक वैज्ञानिक थे ये। तो इन्होंने ये चंद्रशेखर सीमा और 1.44744 जो सौर द्रव्यमान के बारे में बताया कि कितना होना चाहिए, किस तरह से कोई भी तारे का विनाश होता है, ख़त्म होता है, ये सब सारे बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इसके बाद फिर मध्यम आकार वाले जो रक्त दानों की अवस्था के पश्चात जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर उसका द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से 3 सौर द्रव्यमान तक रहने वाले तारे को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के रूप में वो परिवर्तित हो जाने की संभावना रहती है। अगर 3 सौरविक द्रव्यमान से सुपरनोवा बड़े आकार के तारे जो होते हैं, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरविक द्रव्यमान के से अधिक अवशेष वाले तारे को कृष्ण बीबर ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। ये प्रोसेस होती है। ब्लैक होल एक हाई डेंसिटी हाई ग्रेविटेशनल का एक क्षेत्र बनता है, एक ऐसा द्रव्यमान होता है जहाँ पे कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्यमान, कोई भी यहाँ तक कि जो प्रकाश होता है वो भी ब्लैक होल से बाहर नहीं हो पाता है। यदि ब्लैक होल में कोई भी वस्तु जाता है तो उस ऐसी घटनाएं होगी कि वहाँ से कोई भी वस्तु निकल नहीं पाएगी। मान लीजिए पृथ्वी चली गई ब्लैक होल में, तो पृथ्वी पूरा विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौर द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर के तारे श्वेत बामन बनते हैं। उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे को न्यूट्रॉन स्टार या तो कृष्ण ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने बता दिया कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, कोई भी तारा बनने का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह के, अगर याद कर लीजिए आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहता है, कई बार पूछा भी है चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। ठीक है, 1.44 सौर द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होता है। वही बातें लिखा है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे चलता हूँ। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात ये कहा नहीं जा सकता कि कौन से आकार के तारे 1.44 सौर द्रव्यमान सीमा के अंदर रहेंगे, कौन से बाहर रहेंगे। ठीक है, किंतु ऐसा माना जा सकता है सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौर द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक है, 8 गुने जो अगर बड़े तारे हैं तो उनका जो अवशेष बचेगा 1 सौर द्रव्यमान से कम रहता है। ठीक है, इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है जो 1.44 सौर द्रव्यमान से अधिक होते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन में कहाँ पे, लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया। बताया कि सफ़ेद बानों, कौन सा सफ़ेद बानों, जो वाइट डॉर्फ होते हैं, सफ़ेद बाने तारे के एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक क्षेत्र में 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है, इम्पोर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भौतिक क्षेत्र में। ठीक है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर एंड W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरी तरह। अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे के विस्फोट अवस्था है। सूर्य और हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं। जिस तरह हिसाब से हमने बताया कि आपको, मान लीजिए ये इस तरह से इसका निर्माण होता है, तो ये, और जो सूर्य हमारा है ये मध्य वाले भाग में है। ठीक है, यहाँ पे है, और ये भाग, तो यहाँ पे सोलर सिस्टम है हमारा, मान लेते हैं, या तो यहाँ पे है। ठीक है, जो अवस्था है इसकी। इसके बाद तो यहाँ से सूर्य बनना स्टार्ट होता है, और सूर्य का यहाँ पे रहता है, ये चक्कर लगाते हैं किसका, गैलेक्सी का। ठीक है, यहाँ पे, और यहीं पे आपके सारे सूर्य के जो सोलर सिस्टम उसके ग्रह, हम जैसे हमारा पृथ्वी है, या बुध है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, या बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इन सब भी यहीं पे आसपास रहते हैं इसी के सोलर सिस्टम के। ठीक है, सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल, जितने तारे हैं सब गैलेक्सी की
गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 लगभग 26,000 मान सकते हैं। 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी होती है कोई भी गैलेक्सी का तारे का जो दूरी होती है, औसत दूरी होती है लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग सूर्य का मतलब गैलेक्सी का परिक्रमा करने में करीब 25 करोड़ वर्ष 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग दूरी जो बताया 27,000 बताया, ठीक है। 25,000 से यहाँ दिया है लेकिन 27,700 प्रकाश वर्ष, ठीक है। कितना 27,700 प्रकाश वर्ष माना है, ठीक। परिक्रमा की अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। इसके बाद का ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है जो एक परिक्रमा होती है सूर्य के जो गैलेक्सी करती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। किस दिशा में घूर्णन करता है? अपने पूर्व से पश्चिम दिशा में, क्लॉकवाइज। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है तो जो लगभग 24 दिन से 35 पृथ्वी दिवस, मतलब जो एक दिन 24 घंटा होता है पृथ्वी का, उसी हिसाब से 24 से 35 दिन लग जाता है एक सूर्य अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में, ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, पृथ्वी के व्यास से काफ़ी बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ कितना? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, उसी प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खास करके जो आकाशीय पिंड है उसकी दूरी नापने के लिए काम आती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। जैसे एक प्रकाश वर्ष मीटर में हमारे देखा जाए तो मीटर में क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो मीटर में 9.4661 × 10⁻⁵ ठीक है। तो ये होता है। किलोमीटर में 9.461 × 10⁻²2, ठीक है। तो 9.461 × 10⁻12 होता है ये किलोमीटर में। मिलीमीटर में देखा जाए तो 9.461 × 10⁻18 ये होता है मिलीमीटर में। खगोलीय इकाई में देखा जाए तो 63.24 × 10⁻3 होता है, ठीक है। मील में देखा जाए तो 5.878 × 10⁻12 मील होता है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कभी कभी चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर कोई भी जो किसी भी पिंड का द्रव्यमान होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है छोड़ के बाहर चला जाता है, अपना कक्षा छोड़ के बाहर चला जाता है। न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, जिसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, पल्सर। जब ये पल्सर न्यूट्रॉन तारा का जो अवस्था बनती है ये खास करके उस दौरान होती है जब 3 गुना सौर द्रव्यमान से 3 गुना कम होता है। 3 गुना ज़्यादा होगा, ब्लैक होल 3 गुना कम होता है। तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन बनता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। और अरिवेटिव पल्सर या क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा। क्वासर कुछ नहीं होता। क्वासर जिस तरह से आपने इस तरह की गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी का जो ये बल्ब वाला क्षेत्र होता है उसी को क्वासर भी कहा जाता है। जो केंद्र वाला क्षेत्र को ही क्वासर भी कहा जाता है, ठीक है। ये चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। वहाँ पे क्वासर में हाइड्रोसीलियम बनता रहता है। आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे बहुत सारे तारे लगा ऐसा लगता है कि जो एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध सिक्वेंस टाइप से हैं। तो ऐसे तारों को हम क्या कहते हैं? तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं, कास्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। नक्षत्र या कास्टेलेशन बोला जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, ठीक है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारे कुछ नहीं तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकीला दिखाई देता है। तो
ये तारा जैसे आप जब उत्तरी ध्रुव पे जाते हैं वहाँ से देखने से कि एक छोटा सा कोई तारा दिखाई देता है, तो वो हमारे जो आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा के बाद ये सौरमंडल के पास ही एक तारा रहता है, उससे डायरेक्ट वहाँ से किरणें आती है तो थोड़ा सा लाइट दिखता है, तो इसलिए उसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आर्यन नेबुला हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीले तारों का समूह। आर्यन नेबुला जो एक क्लस्टर, तारों का समूह को क्लस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार क्लस्टर। तो इस तरह के जो आर्यन नेबुला हमारे आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक चमकीले तारों का समूह है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा होता है। सबसे निकटतम तारा सूर्य के प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह के बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा सूर्य है, इसके पास बगल में जो निकटतम तारा है तो उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है। तो बीटलगेयूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ये भी एक क्लस्टर है, तारे के समूह को कहते हैं। ठीक है, बीटलगेयूस ओरियन तारा दूसरा है। पहला हमने कौन कौन सा देखा था, जो ओरियन नेबुला देखा था। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ये बीटलगेयूस है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितने प्रकाश वर्ष से? 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शल ने देखा था। कौन देखा था? सर जॉन हर्शल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। और कितने वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन से इसका चित्र खींचा गया, हब्बल दूरबीन से। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त जो बीटलगेयूस ओरियन तारा का चित्र खींचा गया। बाकी बहुत सारे अब तो काफ़ी ज़्यादा नासा और बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर, जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, काफ़ी ज़्यादा ये खगोल के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ पे गोल्डीलॉक्स जोन है, उन सब में कहाँ पे जीवन का अस्तित्व है, किस आकाशीय पिंड में, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे वायुमंडल है, कहाँ पे नहीं है, ये सब सारी बातें खोज रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो तारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। जो तारे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोल। तो अब मान लीजिए हर एक, जैसे पृथ्वी का उत्तरी एक ध्रुव है, एक केंद्र है, और दक्षिणी ध्रुव का दक्षिणी केंद्र है, उसी तरह हर तारों का केंद्र होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। सूर्य का भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं। ओके, तो हम आगे देखते हैं। 1995 हब्बल दूरबीन से देखा गया, खींचा गया तारे उत्तरी दक्षिणी खगोलीय पिंडों का उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, खगोलीय और विषुवत रेखा पृथ्वी के विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुव के सदैव 90 अंश पर स्थित होता है। ठीक है, यह क्षितिज पर पूर्व और पश्चिम के बिंदुओं पर अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज के विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जान लीजिए कि हर जिस तरह से विषुवत रेखा खींची जाती है पृथ्वी का, सेम वैसे उन लोगों का खगोलीय पिंड का सबका भी एक काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है, उसका ध्रुव मान लिया जाता है, ऊपर या नीचे। इस तरह के कोई भी सूर्य की जो रोशनी आती है क्षितिज पे आती है, क्षितिज मतलब जो आपके 90 अंश का कोर्स होता है, वर्टिकल टाइप का होता है, सीधे स्ट्रेट होती है प्रकाश। ठीक है, ये खगोलीय। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्षितिज विषुवत रेखा का अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, अंतरिक्ष में यहाँ पे बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग कैसे दिखाई? काला, इसलिए कोई अंतरिक्ष में वायुमंडल है नहीं। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इस सबको एक लाइन में दे रखा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, जितने भी ग्रह हैं, द्रव्यमान, व्यास, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन का अवधि, दिन की अवधि, सूर्य से दूरी और उपसौर, अपसौर और कक्षीय अवधि, माध्य तापमान और उपग्रह और वलय। ठीक है, अपेलियन और पेरिहेलियन अपेलियन दिया है। तो ये सब एक्चुअली आपको हम आगे बात करेंगे सारे ग्रहों के बारे में, वहाँ पे मिल जाएगा, और बाद में इसको एक बार हम स्लाइड देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सौरमंडल के बारे में बात करते हैं। सौरमंडल में क्या है?
सौरमंडल को नोट से दिखते हैं। सौरमंडल के बारे में, सूर्य के इसके 8 ग्रह, उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं। अब सूर्य के जितने सोलर सिस्टम है उसके आसपास क्या है, ग्रह प्लेनेट है, और इसके बाद उपग्रह हैं, चंद्रमा जैसे जो प्राकृतिक ग्रह हैं। इसके बाद फिर क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद फिर आपने देखा कि बौने ग्रह हैं, बहुत सारे उल्का पिंड है, और ये पुच्छल तारे, ये सब क्या है, सौरमंडल के भाग में। सौरमंडल का निर्माण जो है 4.53 से लेकर 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्काएँ, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं। ये सब होते हैं सौरमंडल में। ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी, 9 थी। अभी क्या मान्यता है कि 8 है। एक ग्रह प्लेटो को बाहर किया गया, उसका रीजन था प्लेटो, क्योंकि वो ग्रहों की श्रेणी से नहीं है। ग्रहों की जो एक बेसिक चीज़ होती है, एक आधार होता है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसे जो पैरामीटर में फिट होना चाहिए, पैरामीटर में फिट होने के कारण से उसे ग्रह की श्रेणी से, प्लेनेट की श्रेणी से बाहर किया गया। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग, चेक गणराज्य में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। किस श्रेणी में, बौना ग्रह के। तो इसका क्या रीज़न था, तो आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इस तरह के ग्रह हैं, तो जो ये यहाँ पे एक सूर्य बना देना है, ठीक है। तो ये सूर्य मान लीजिए है, सन है, और ये ग्रह जो होता है, सारे ग्रह क्या है कि एक दीर्घ वृत्ताकार जो पथ होता है, इनका मार्ग होता है, तो उस मार्ग के चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटो होता था, तो प्लेटो क्या होता था कि अपना जो मार्ग वृत्ताकार हो, कभी कभी छोड़कर जो इसके लास्ट, प्लेटो के पहले जो ग्रह होते थे, चाहे आपका आरूढ़ हो या वरुण हो, इनके पथ पे आ जाते थे, काटने लगता था। तो इसी कारण से ये वृत्ताकार मार्ग छोड़ देना सबसे इम्पोर्टेंट ये है। बाकी और सारे इसके अन्य छोटा था और काफ़ी पैरामीटर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उसके बौने ग्रह से सबसे ज़्यादा रीजन यही, बड़ा रीजन यही था, इसलिए इसे ग्रह से बाहर किया गया, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो क्या है ग्रह, क्या परिभाषा क्या है इसका, नई सूर्य की परिक्रमा करता है अपने स्वयं गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ को, ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थैतिक संतुलन बना सके, ठीक है। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटे, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह प्लेटो काट देता था, देख रहे आपके सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब सारे अपने पथ पर गमन रहते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अपने खुद के एक रोटेशन गति होती है इनकी, और एक होती है रिवॉल्यूशन, किसी के चारों रोटेशन खुद के अक्ष पर, खुद के केंद्र पर चक्कर लगाना, ठीक है। ग्रह अपने आकार और संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है, ठीक है। तो सारे ग्रह सबसे नज़दीक कौन से ग्रह हैं, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। इनके सूत्र हैं, आप लिख सकते हैं। मरकरी को, ये बुध को मरकरी MY, और इसके बाद शुक्र को आप लिख सकते हैं जिस तरह से शुक्र है, और पृथ्वी, मंगल, एक सूत्र था एक्चुअली, मैं एक इस तरह का बना रखा था, सूत्र नहीं करके बल्कि एक ट्रिक बनाया था, याद नहीं आ रहा, बाद में बता देंगे आपको। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं का मुख्य कारण सूर्य से इनकी क्रम से दूरी है। कुछ ग्रह और जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है, तो ये आंतरिक ग्रह हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तीनों क्या है कि ठोस अवस्था में है, तो इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है कि ये ठोस नहीं है, ये गैसीय पिंड के आकार में है। बहुत ज़्यादा इनकी चट्टानें जो भी हैं बड़ा कठोर नहीं है, सिंपल है, सॉफ्ट है, मुलायम है, और गैसीय पिंड के आकार में है, इसलिए इसके बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। जोवियन
जुपिटर से जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है, पार्थिव सेट। और ये जो टेरेस्ट्रियल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पार्थिव ग्रह, आकाशीय पिंड, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर देखते हैं हम कुछ ग्रहों के बने होने कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इससे इन्हें जोवियन कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह था पृथ्वी के समान, बृहस्पति के समान। सौरमंडल में सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा किसका है? पृथ्वी का है। सबसे ज़्यादा किसका? पृथ्वी का, ठीक है। इसके बाद आपका अन्य ग्रहों में बुध है 5.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण का 1.2, फिर वरुण का ये है 1.6, ठीक है, 1.2 बाद 1.6। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। मतलब जो अंदर वाले सूर्य के सौर परिवार के द्रव्यमान का सबसे ज़्यादा अंदर वाले के हैं, जितने अंदर वाले ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 10⁻30 किलोग्राम। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 1.9 × 10⁻30 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3300 गुना है, ठीक है, 3 गुना से ज़्यादा, ठीक है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आकार की दृष्टि से। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। वरुण सबसे दूर स्थित है, दिखा है हमने दूर की स्थिति। सूर्य की परिक्रमा करने वाला सर्वाधिक समय कौन लेता है? वही जो दूर होगा सबसे, वरुण सबसे दूर है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा 165 वर्ष लगता है। ग्रह प्रकाशवान होते हैं क्योंकि उनका खुद का ग्रह, उसका कोई प्रकाश नहीं, तो सूर्य प्रकाशित है क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं। उसके फोटोस्फीयर जो बाहरी जो भाग होता है सूर्य का, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रकाश हमेशा सूर्य का संलयन होता रहता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ऊर्जा के कारण से सारे ग्रह के पास पहुँचता है, लाइट पहुँचती है, प्रकाश पहुँचती है, ठीक है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम: सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है, ये है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का तो वही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, सबसे ज़्यादा। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन बृहस्पति में और शनि में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ग्रहों में भी है हाइड्रोजन, हीलियम, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है? बृहस्पति और शनि में है, ठीक है। जैसे आपका वरुण और अरुण में भी हाइड्रोजन, हीलियम पाया जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन होता है, जहाँ गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा है आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या पाया जाए? किसी भी तारे या आकाशीय पिंड में ऐसा स्थिति, जिस तरह से पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व हो सकता, वैसी स्थिति, वैसा एडाप्टेशन, वैसा अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होना, उससे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जैसे देख लिए, यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाए। तरल पानी ग्रहों के जीवन की खोज में महत्वपूर्ण होता है। पानी हो गया, वायुमंडल हो गया, तो हमारे सौरमंडल गोल्डीलॉक्स जोन देखा जाए तो सिर्फ पृथ्वी पे है अभी, ठीक है। अभी खोज की जा रही, हो सकता है किसी और ग्रह पे हो, ये जीवन का अस्तित्व हो सकता है या मानव होते हों, रहते हों, ये तो अभी पता लगाने के बाद पता चलेगा, ठीक है, बहुत सालों के बाद हो सकता है। यह जोन न अत्यधिक गर्म है न अत्यधिक ठंडा है, जो पृथ्वी है। पोलैंड के खगोल शास्त्री गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था सौर ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते। इससे पहले क्या होता था कि कोपरनिकस से पहले ये लोगों को एक धारणाएँ बनी थी वेस्टर्न में कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी केंद्र में है, ठीक है। उसी को खंडन किए थे इन्होंने। 6वीं शताब्दी से पश्चात प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वाराह मिहिर ये भारतीय ने सबसे पहले 1000 वर्ष पूर्व ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। इस तरह के सारी बातें बता दी, परिक्रमा करता है।
जर्मनी खगोलविद जोहान्स केपलर ने ग्रही गति को 3 आधारभूत नियमों का जनक बताया जाता है। इन्होंने ये बताया कि वृत्ताकार सारे ग्रह जो हैं सूर्य के एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे मार्ग पे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका रोल था, ठीक है। इटली के गैलीलियो ने सारे पिंड के बारे में देखा, आकाशगंगा के बारे में देखा, आकाशगंगा की जानकारी दिया, नेबुला की जानकारी दी, मंदाकिनी के बारे में जानकारी दी अपने दूरबीन के जरिए, जो उनका टेलीस्कोप था। तो अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को बताया। आइजैक न्यूटन ने बताया कि 2 बड़े पिंड जो होते हैं, जो 2 वस्तुएं 2 पिंडों के बीच में लगने वाली दूरी या लगने वाला जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल बताएं। जैसे आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल, ये इसके जो उपग्रह हैं, चंद्रमा हो गए, इसके बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऐसे 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ठीक है, इन्होंने फार्मूला दिया था, ठीक है, 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सूर्य के बारे में, अन्य सूर्य के आंतरिक भाग और बाह्य भाग में उसके किस तरह के, ठीक है। आज यहाँ तक हमने देख लिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और ये सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ अच्छा रहा है तो आप बताइए। अगर हमें और एक्सप्लेन करना है तो हम और एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा न होने के कारण से हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करता हूँ, जिससे कि फैक्चुअल आपके सिर्फ रिविजन सीरीज है, आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें आप, प्रीलिम्स यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी का, ठीक है। तो ये यहीं तक आज देखते हैं, और लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।